मैं समीर कुमार पाठक BA 6 सेमेस्टर के छात्रों के साथ मुक्तिबोध की कविता, प्रसिद्ध कविता भूल गलती पर बातचीत कर रहा हूँ। मुक्तिबोध आज़ादी के बाद के हिंदी कविता और काव्यालोचन को गहरे अर्थों में प्रभावित करने वाले सजग रचनाकार हैं। सामाजिक राजनीतिक षड्यंत्रों और पारिवारिक आर्थिक मोर्चे पर साथ साथ लड़ते हुए उन्होंने अपने काव्य व्यक्तित्व का निर्माण किया। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योपुर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। पिता श्री माधवराव मुक्तिबोध पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, इसलिए उनके स्थानांतरण के कारण मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा व्यवस्थित ढंग से नहीं हुई। 1938 में इंदौर के होलकर कॉलेज में BA करते हुए उनकी कविता में रुचि बढ़ी और सन 1939 में पारिवारिक असहमति और सामाजिक अवरोधों की अवहेलना कर प्रेम विवाह करने के कारण वे दुख, अभाव और संघर्ष की जीवन यात्रा पर निकल पड़े। सन 1956 में नागपुर से नया खून का संपादन किया और 1958 में MA कर राजनांदगांव में दिग्विजय कॉलेज में हिंदी प्राध्यापन का कार्य शुरू किया। उनकी बहुचर्चित बहुप्रशंसित रचनाएं ब्रह्मराक्षस, अंधेरे में, औरांग-उटांग, ये सब रचनाएं राजनांदगांव में रहते हुए ही लिखी गईं। 1962 की एक घटना जिसने मुक्तिबोध के जीवन को झकझोर कर रख दिया, वह घटना थी उनकी पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। यह घटना 19 सितंबर 1962 की है। यह पुस्तक माध्यमिक विद्यालयों के कोर्स में लग चुकी थी, लेकिन भारतीय जनसंघ ने और अंदरूनी राजनीति के कारण कुछ प्रकाशकों ने इस किताब के खिलाफ हल्ला बोल दिया और इस तरह एक लेखक के खिलाफ सांप्रदायिक शक्तियों के आंदोलन से मुक्तिबोध को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में का यही रचना काल है। मुक्तिबोध ने अपनी पुस्तक पर सांप्रदायिक फांसीवादी शक्तियों द्वारा लगाए गए आक्षेपों का जवाब देते हुए मैं शुद्ध आर्य रक्त शीर्षक से एक पर्चा भी लिखा था। इस पर्चे से एकदम स्पष्ट है कि मुक्तिबोध की असल चिंता अपनी पुस्तक पर प्रतिबंध तक सीमित नहीं था, बल्कि समूचे देश को फासिस्ट ताकतों से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई की चिंता थी। मुक्तिबोध ने उस पर्चे का प्रारंभ करते हुए लिखा कि मुझे यह गहरी शंका है कि आंदोलनकर्ता भारतीय इतिहास क्रम को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से पुनर्रचित करना चाहते हैं। वे हमारी कार्य व्यस्त जनता की धर्म भावना को उभार कर उसके अज्ञान और पिछड़ेपन का फायदा उठाते हुए देश में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए
इतिहास के वैज्ञानिक क्षेत्र में सांप्रदायिक दृष्टि के हस्तक्षेप को मूर्तिमान करना चाहते हैं। मुक्तिबोध यह भी कहते हैं कि यह एक भयानक प्रवृत्ति है जिससे हर बुद्धिजीवी को, धर्मनिरपेक्ष राज्य को, वैज्ञानिक दृष्टि के अभ्युदय को, लोकतंत्रवादी विचारधारा को, मानव समानता के सिद्धांत और आदर्श को तथा भारतीय संस्कृति के वास्तविक स्वरूप को बहुत बड़ा खतरा है। जाहिर है कि मुक्तिबोध अपनी पुस्तक पर प्रतिबंध के अतिरिक्त उस बड़े खतरे से वाकिफ थे और अधिकाधिक लोगों को वाकिफ करना चाहते थे और इस तरह सारे सामाजिक राजनीतिक सवालों के साथ यह खतरा या यह असल सवाल भी उनके साहित्य की केंद्रीय चिंता है। फरवरी 1964 में उन्हें मेनिंजाइटिस जैसी घातक बीमारी हुई और सितंबर 1964 सितंबर की किसी तिथि को उनकी दुखद मृत्यु हो गई। मुक्तिबोध की कविताओं का पहला संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है शीर्षक से सन 1964 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। इसके बाद उनकी कविताओं का एक संकलन भूरी भूरी खाक धूल नाम से भी प्रकाशित हुआ। कवि के अतिरिक्त मुक्तिबोध अपने आलोचना विवेक के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तथा एक साहित्यिक की डायरी उनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं। मुक्तिबोध ने कहानियां भी लिखी जो अपनी संश्लिष्ट संरचना के कारण हिंदी कहानी में अलग स्थान की हकदार हैं। सन 1980 में नेमिचंद्र जैन के संपादन में 6 खंडों में मुक्तिबोध की रचनावली भी प्रकाशित हो चुकी है। आलोचकों ने मुक्तिबोध की कविताओं को भयानक खबर की कविता, संत्रास की कविता, आज़ादी के बाद के आम मनुष्य की संघर्ष गाथा के रूप में व्याख्यायित विश्लेषित किया है। मुक्तिबोध ने परवर्ती हिंदी कविता को बहुत दूर तक प्रभावित किया क्योंकि उनकी कविताएं मात्र वैचारिक संलाप न होकर सत्य के विभिन्न दृश्य चित्रों को उद्घाटित करने वाली और नए सत्य को सृजित करने वाली कविताएं हैं। अनाचार, अतिचार, व्यभिचार से स्याह जीवन को निकालकर मुक्ति का साक्षात्कार कराने वाली कविताएं हैं। उनकी कविताओं में जीवन का संत्रास ही व्यक्त हुआ है। उनके जीवन में जो अंतर्बाह्य वेदना है वही कविता में भी अभिव्यक्त है। इसलिए उनकी कविताएं संत्रास के विभत्स और भयानक चित्रों से भरी पड़ी हैं। उनका संत्रास ऐसा है कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। मुक्तिबोध की कविताएं आंतरिक वेदना और संघर्ष को व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उभारती हैं। और उनके यहाँ व्यक्ति चिंता और समाज चिंता, इन दोनों का द्वंद्व और इस द्वंद्व से उपजे तनाव का आत्मविश्लेषण मौजूद है ताकि वर्गीय चेतना पैदा हो सके, ताकि व्यक्तित्वांतरण की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके।
व्यक्तित्वांतरण होने की दिशा में या व्यक्तित्वांतरित होने की दिशा में दिशाबोध से मुक्तिबोध भली भांति परिचित थे। इसलिए चकमक की चिनगारी कविता में कहते हैं, अरे जनसंग उष्मा के बिना व्यक्तित्व के स्तर जुड़ नहीं सकते, प्रयासी प्रेरणा के स्रोत सक्रिय वेदना की ज्योति, सब सहाय उनसे लगे, तुम्हारी मुक्ति उनके प्रेम से होगी कि तदगत लक्ष्य से ही हृदय के नेत्र जागेंगे, वह जीवन लक्ष्य उनके प्राप्त करने के क्रिया से हो, उभर ऊपर विकसित जाएंगे निज के तुम्हारे गुण कि तुम्हारी मुक्ति के रास्ते अकेले में नहीं मिलते। अर्थात असल मुक्ति सामूहिक मुक्ति है, सामाजिक मुक्ति है। मुक्तिबोध जिस दौर में कविता कर रहे थे, उस दौर के संपूर्ण यथार्थ को उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ कविता का विषय बनाया। उनकी कविताएं एक तरफ शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बोलने वाली कविताएं हैं, सचेत करने वाली कविताएं हैं, तो दूसरी तरफ विद्रोह करने वाली और विद्रोह की ताकत को बढ़ाने वाली, ढाढ़स बंधाने वाली कविताएं भी हैं। एक साहित्यिक की डायरी में मुक्तिबोध ने लिखा है कि साधारण जन सल्तनत, राजगद्दी या ताकत नहीं चाहता, वह मनुष्य की स्वाभाविक गरिमा के साथ केवल चैन से जीना चाहता है, और यह भी हो नहीं पाता। इसलिए मुक्तिबोध की मानवीय पक्षधरता स्पष्ट है, कोशिश करो जीने की जमीन में गड़कर भी। भूल गलती मुक्तिबोध की प्रतिनिधि कविताओं में से एक है। यह चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह की पहली कविता है। स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की छाया में जिस ढंग से किसान संघर्षों का दमन हुआ, जनतंत्र के नाम पर जन आंदोलनों का बर्बरतापूर्वक दमन हुआ, वह सब नेहरूवाद से मोहभंग की पृष्ठभूमि में है। कविता का प्रारंभ एक सूचनात्मक बयान के साथ होता है, जिसमें अपनी ही हम सबकी भूलें और गलतियों के कारण आसन्न भयावह संकट का बयान किया गया है। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में, अनगिनत खंभों व मेहराबों थामे दरबारे आम में, सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है, पहनने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद समूचे जिस्म पर लतर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के वह कैद कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। कवि कहता है कि हमारी अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक भूलें और गलतियां आज लोहे का कवच धारण करके और अधिक सुरक्षित होकर दिल के तख्त पर बैठ गई हैं और शासन कर रही हैं। आज का शासक खुद लौह कवच पहनकर हथियारों से सुसज्जित होकर
सबको डरा रहा है। उसके हथियारों की चमक में आंखें चौधियां जाती हैं। लग रहा है जैसे किसी नोकदार पत्थर की नोक पर चिलक रही हो। उसके भयावह आतंक के सामने सबने एक एक कर समर्पण कर दिया है। सब कतारबद्ध पंक्ति में खड़े हो गए हैं, सलाम की मुद्रा में हैं, सजदा कर रहे हैं। उनका गूंगापन उनकी बेबसी और लाचारी का बयान कर रहा है। यह समूचा दृश्य एक दरबार का है, जो अनगिनत खंभे और मेहराबों वाले भव्य दरबार का दृश्य है। दरबारे आम अर्थात वह जगह जहां बादशाह जनता के समक्ष अपना फैसला सुनाता है। यहां जो अपराधी लाया गया है वह स्वयं ईमान है, अर्थात यह जो गैर वाजिब शासक बैठा है उसने ईमान को कैद कर लिया है और ईमान हथकड़ी पहने शासक के सामने खड़ा है, लाचार बेबस खड़ा है। दरअसल मुक्तिबोध अपनी कविताओं में बिंब विधान और फैंटेसी का खूब इस्तेमाल करते हैं। भूल गलती कविता की नाटकीयता और दृश्यात्मकता के साथ इस कविता में एक खास तरह की नाटकीयता और दृश्यात्मकता के साथ कथा का विकास होता है। यह पूरी नाटकीयता अर्थगर्भित है। मुक्तिबोध ने हथकड़ी पहने ईमान जो बेबस और लाचार है के माध्यम से नाटकीय संवाद और फिल्म सा दृश्य संयोजन उपस्थित किया है, जो आकृति मूलक बिंब की रचना करता है। कैदी ईमान का चेहरा घावों की आड़ी तिरछी लकीरों से कटा पिटा है। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव हैं। उसे देखकर दिल कांप जाता है, आह निकल पड़ती है। उसके शरीर पर कपड़ों की जगह गरीबी और परेशानी के लत्ते लटक रहे हैं और खून के धब्बे हैं। फिर भी उसका स्वाभिमान सुरक्षित है, क्योंकि जहां सभी लोग एक एक कर सब लोग शासक के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, वहीं वह ईमान शासक के आंखों में आंखें डालकर निडर खड़ा है। उसकी आंखों में अग्नि स्फुलिंग की बिजलियां निकल रही हैं। चारों तरफ खामोशी है। सब खामोश, मनसबदार, शायर और सूफी। अल गजाली, इब्न सीना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, सिपह सालार सब दरबार हैं खामोश। कवि कहता है कि इस अन्याय को देखकर सभी दरबारी चुप हैं या चुप रहने की रणनीति अपना लेते हैं। अल गजाली, इब्न सीना, अल बरूनी, यह एक एक कर चालाक बुद्धिजीवियों के लिए प्रतीकात्मक प्रयोग है। अल गजाली 11वीं शताब्दी का तसव्वुफ का दार्शनिक सूफी, इब्न सीना 10वीं शताब्दी का अरब ज्योतिषी, अल बरूनी 10वीं शताब्दी का इतिहासकार। मुक्तिबोध की कविता में इस तरह का एक बिंब अंधेरे में भी आता है। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से सब गप है मात्र किंवदंती। यहां ईमान से कहा जाता है कि यदि वह कुछ शर्तों के साथ माफी मांग लेगा तो उसकी जिंदगी बख्श दी जाएगी, लेकिन ईमान यह सौदा नामंजूर कर देता है। वह समझौता करके शर्मनाक जिंदगी जीना नहीं चाहता। वह अपनी शर्तों पर जीने के लिए दृढ़ है।
इस बंद में कविता की भाषा देखने योग्य है। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त, नामंजूर इस इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहा है सल्तनत पर घने साए स्याह, सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शाहनशाह, शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह लोहे का जिरह बख्तर पहन, खूंखार, हाँ खूंखार आलीजाह वगैरह वगैरह वह बोलता है। कविता थोड़ा यह लंबा बयान है जिसमें अरबी और फारसी की शब्दावली मुक्तिबोध ने सर्जित की है, जो मुक्तिबोध की असल शब्दावली नहीं है। मेरे ख्याल से इस तरह की फारसी बहुल शब्दावली मुक्तिबोध की केवल इसी कविता में है, भूल गलती में। मुक्तिबोध ने फारसी बहुल शब्दावली के माध्यम से मध्ययुगीनता का वातावरण सर्जित किया है और सामंती परिवेश में शासक की क्रूरता को व्यंजित करने के लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। जिस निडरता के साथ ईमान खड़ा है उससे किसी को लग सकता है कि सामंती बादशाहत के दिन अब खत्म हो गए या खत्म हो जाएंगे। जो लोहे का रक्षा कवच दिख रहा है वह मिट्टी का है, जो सत्ता सम्मुख है वह रेत की तरह भरभरा कर बैठने वाली है। यह सत्ता खोखली होती जा रही है। लेकिन कवि इस तरह की सोच से लगातार सावधान करता है कि सांप कितना भी कमजोर हो उसका जहर चढ़ेगा ही, अर्थात सत्ता की ताकत को कम करके आंकना बहुत बड़ी गलती है। यह हमारी भूलें और गलतियां हैं जो लोहे का कवच धारण कर ली हैं और दिल पर कब्जा जमा ली हैं। सत्ता की क्रूरता ने न सिर्फ ईमान को कैद कर लिया है बल्कि सच की आंखें भी निकाल डालता है। वह दिल की कोमल भावनाओं को नष्ट करके क्रूरता को बढ़ावा दे रही है। सभी लोग सत्ता के तामझाम में पूरी तरह कैद होते जा रहे हैं या कैद होने के लिए विवश हैं। कविता के तीसरे दृश्य के भीतर के जो तीसरे पड़ाव में, इस दृश्य के तीसरे पड़ाव में अचानक इस भयावह वातावरण के बीच ऐसा लगता है, अचानक से ऐसा लगता है कि एक कराह के साथ एक व्यक्ति इस आतंक की छाया से मुक्त हो जाता है। वह समूचे परिवेश से निकलकर स्वार्थ के बाहर शोषित जनता के पक्ष में खड़ा हो जाता है और अन्याय के विरुद्ध मजदूरों को संगठित करने में लग जाता है। मुक्तिबोध की कविताओं में अक्सर प्रकट होने वाला मैं कवि का प्रतिरूप नहीं है बल्कि एक पात्र है जो मध्य वर्ग का समझदार व्यक्ति है। उसके भागते ही पूरे दरबारी सहम जाते हैं। तमाम दो मुंहेपन की सच्चाई को छुपाने वाले सेनापति भी उसके भागने से सहम जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति समूची किलेबंदी को तोड़कर बाहर निकल जाता है और अंधेरी घाटियों, पहाड़ों, जंगलों, वनों में निकल पड़ता है। यह गुमनाम इलाका सच्चाई का इलाका है जिसे भूल गलती ने देश निकाला दे दिया है। कवि कहता है
कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मी, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। यह पंक्तियां मुक्तिबोध की कविता की वह पंक्तियां हैं, वे पंक्तियां हैं जो बहुत बार बार उद्धृत की जाती हैं। कवि कहता है कि सच्चाई और ईमान की जो लड़ाई है, इसमें जो पराजय हुई है, उसका प्रतिरोध वही विद्रोही करेगा जिसकी चेतना में सच्चाई का संकल्प है और जिसकी आवाज रक्त से लथपथ है। मुक्तिबोध की लंबी कविताओं में दृश्य पर दृश्य बदलते हैं, लेकिन इस कविता में एक ही दृश्य के इर्द गिर्द पूरा वातावरण घूमता रहता है और कविता लक्ष्य का संधान करती है। आज के वर्तमान दौर में यह कविता अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि ईमान आज भी या तो कैद है या विवश और निरुपाय हो गया है, और हमारी ही भूलें और गलतियां दिल पर जिरह बख्तर पहनकर, बल्कि दिल पर ही नहीं, हमारे सामाजिक राजनीतिक पूरे जीवन पर कब्जा कर ली है, बलात् बैठ गई हैं और उन्हें झेलने के लिए हम अभिशप्त हैं। इसलिए यह जनता के भीतर की जो भूलें और गलतियां हैं, जो जनता के सामने ही भयानक संकट खड़ा कर देती हैं, मुक्तिबोध उसी का प्रतीकात्मक बयान करते हैं, उसी का कलात्मक रूपांतरण करते हैं। मुक्तिबोध की कुछ सुंदर मझोली कविताएं, जो बहुत लंबी कविताएं नहीं हैं, उसमें एक भूल गलती कविता भी है जो अपनी प्रतीक योजना, दृश्य विधान और नाटकीय कौशल के माध्यम से के कारण एक विलक्षण कविता है और मुक्तिबोध की कविताओं में प्रतिनिधि कविता भी है। धन्यवाद।